तो दोस्त जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा सेतु। शिक्षा सेतु के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आप कहिएगा सर कभी केकेजी क्लासेस कहते हैं, कभी किस शिक्षा सेतु कहते हैं। मेरे दोस्त आपको बता दें, आपको केकेजी क्लासेस पर क्लास 12 के साइंस पढ़ाई होता है और शिक्षा सेतु पर क्लास 12 के आर्ट्स और क्लास 10th पढ़ाई होता है। तो शिक्षा सेतु पर आपको क्या पढ़ाई होगा? क्लास 12 के आर्ट्स। आर्ट्स में एक सब्जेक्ट है क्लास 12 में ज्योग्राफी, भूगोल। ज्योग्राफी का हम आपके एग्जाम में जो होता है, ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल भी होता है, तो 30 नंबर ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल में चला जाता है। बचता है 70 नंबर। 70 नंबर में आपको डबल डबल क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। आपको 20 20 लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर आते हैं आपके एग्जाम में। कितने? 20 लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें से आपको 10 जवाब देना है। अगर वह 10 क्वेश्चन क्लियर करना है, क्योंकि 20 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 10 का जवाब देना है ना। तो ये 10 लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर क्लियर करना है, तो मात्र 60 वीवीआई लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर आपको सेलेक्ट करके लाए हैं। कितने? 60, मात्र 60 लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, जो आप पूरे बुक से होगा, पूरे ज्योग्राफी के बुक से है। ठीक है ना। अगर ये 60 क्वेश्चन याद कर ले तो 10 क्वेश्चन इजी तरीके से क्लियर कर पाओगे। चलो लेक्चर को शुरू करने का प्रयास करते हैं। लेक्चर नंबर 1 है और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे ले सकते हो, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना, जिसमें हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर सेलेक्टेड दिए जाएंगे, जिससे पढ़कर इजी तरीके से 400 प्लस कर सकते हैं। जो भी हमारे आर्ट्स के स्टूडेंट है, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, सबका मिलेगा। ठीक है ना। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन आपको देख के बहुत मजा आया होगा कि हमारे यहाँ जो डिफिनेशन, परिभाषा मिलता है, सबसे सटीक मिलता है। क्वेश्चन कहता है, पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन था? मतलब समझिए, यानी कि भारत के द्वारा सबसे पहले चंद्रमा चंद्रमा जो है, चंद्रमा पर भेजा गया मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा है? ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पूछा गया है मेरे दोस्त, देख सकते हो। अगर सभी बार डेट मेंशन है, बिहार बोर्ड के 2013-2012 के एग्जाम में पूछा गया है कि आपके भारत के द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया पहला मानव रहित, जिसमें मानव नहीं था, मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो डिफिनेशन में क्या लिखिएगा? भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया पहला पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट था। यानी कि इसमें क्वेश्चनवा का डायरेक्ट आप ये लिख सकते थे, आर्यभट्ट था। ठीक है ना। लेकिन थोड़ा तड़कता भड़कता बनाने के लिए हम क्वेश्चनवा के लिखे हैं कि मानव द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया मानव रहित, यानी कि पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट था, जो 1975 में भी छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 1975 में। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। और 1975 में जो आर्यभट्ट छोड़ा गया था, यही है। देखिए आप, यह आपका चंद्रयान आर्यभट्ट है, जो 1975 में छोड़ा गया था भारत के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, छोड़ा कैसे जाता है? तो इसके माध्यम से छोड़ा जाता है, आपको पता ही होगा, है ना। तो यह याद रखना। जैसे कि आप लोग के चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 आपने सुना होगा। तो चंद्रयान 2 तो उसका भी एक अपना साइज था। तो उसी प्रकार से जो आर्यभट्ट का साइज था, सेम ऐसा ही था, ऐसे ही था बेसिकली। ठीक है ना। उस समय बेसिकली डिजिटल एथी नहीं था, तो बेसिकली कैसा लिखा जाता फोटो? ब्लैक एंड व्हाइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट ही है। तो याद रखना मेरे दोस्त, भारत के द्वारा पहला मानव रहित चंद्रयान, यानी कि अंतरिक्ष यान, यानी कौन था? आर्यभट्ट, जो 1975 में छोड़ा गया था। डिफिनेशन क्लियर है? किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है ना। 2 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे, देखो हमारे यहाँ का जो परिभाषा मिलता है ना, इतना सटीक मिलेगा ना, इतना सटीक मिलेगा ना, आप दिमाग में ऑटोमेटिक याद हो जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि 400 प्लस करना है, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। उसमें आपको पूरे सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, पूरे बुक नहीं, इंपॉर्टेंट, जिसमें 400 ऑब्जेक्टिव, 100 से 60 से 100 लेकर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिसको लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर कहा जाता है। 20 दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे, तो कंटेक्ट जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, उष्मा द्वीप क्या है? वर्णन करें। उष्मा द्वीप क्या है? जिससे उष्मा निकले, उष्मा द्वीप क्या होता है? यानी कि वैसा द्वीप, वैसा पहाड़, वैसा चट्टान जिसमें उष्मा निकले, धाप भाप निकले, यानी उष्मा निकले। देखिए, यानी कुछ ऐसे द्वीप होते हैं जिससे उष्मा निकलता है, गर्म द्वीप होता है। अब देखोगे यहाँ पे ये द्वीप है, टापू है, हो सकता है कि टापू गर्म हो। ठीक है ना। देख सकते हो भाई, बहुत सारा टापू है जो गर्म टापू होता है। तो क्या कहा गया?
वैसे द्वीप जो हमेशा गर्म रहता है। एक लाइन का डिफिनेशन भाई, सीधा कहा गया उष्मा द्वीप क्या कहते, किसे कहते हैं, क्या है, वर्णन करें। तो वैसे द्वीप जो हमेशा गर्म रहते हैं, बस उष्मा द्वीप कहलाते हैं। बता, इससे इजी डिफिनेशन कहीं मिलेगा क्या? इससे इजी डिफिनेशन कहीं मिलेगा? आप कहोगे सर इतना छोटा आंसर, अरे भैया ऐसा ही क्वेश्चन नहीं आता है, क्या कर सकते हैं हम। और ये क्वेश्चन 2013 और 12 के एग्जाम में पूछा भी गया है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण की रोकथाम की 4 महत्वपूर्ण सुझाव दे। और यह क्वेश्चन 2022, 2013, 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि जल प्रदूषण की रोकथाम, जिससे कि जल को प्रदूषित होने से कैसे बचा सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि जल प्रदूषित होता जा रहा है, जिससे अगर उस जल में पहले जो होता था, जलाशय पूरा साफ होता था, हम लोग खुद नहाए हुए पोखरा में, पोखरा जानते हैं ना, तो पोखरा में हम लोग खुद नहाने जाते थे। अब पोखरा में कोई नहाने जाता है? नहीं जाता है। नहर में कोई नहाने जाता है? नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वह प्रदूषण हो चुका है उसमें, क्योंकि उसमें कचरा इतना भर चुका है। तो उसको रोकथाम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहला रोकथाम यह हो सकता है कि जो नगर शहर के जो नाला है, शहर के नाला को डायरेक्ट नहर या पोखरा से कंटेक्ट ना करना, क्योंकि नहर का घर का जितना कचरा उचरा 1 नंबर 2 नंबर करते सब वही में बहा देता है ना। और जाके डायरेक्ट पोखरा में हो जाएगा। अगर तालाब में चला जाएगा तो उस तालाब में कुछ नहीं रह पाएगा, ना मछली रह पाएगा, ना कोई मवेशी जा पाएगा उसमें, ना कोई आदमी जा पाएगा, इसलिए वो दूषित हो जाएगा। साथ में उसका उत्तम प्रबंधन करना, उत्तम प्रबंधन या साफ सुथरा करवाना है, ठीक है ना। यह 2-4 है। सबसे पहले पॉइंट देखते हैं। ध्यान रखना, नगरों की गंदगी को सीधे ही आसपास के आसपास के जल स्रोतों से नहीं मिलाने देना चाहिए। यानी कि जो नगर का जो गंदगी है, यानी कि नाला के माध्यम से बहता है, वो सीधे आसपास के जल स्रोत, जो भी जल स्रोत है, चाहे पोखरा हो सकता है, पोखरा मतलब जानते हैं तालाब, तो पोखरा हो सकता है, नहर हो सकता है, नदी हो सकता है। तो याद रखना, जल स्रोत से नहीं मिला देना चाहिए। उसको पहले सफाई करवाना चाहिए, फिर उसको पानी को पोखरा में या नदी में छोड़ना चाहिए। दूसरा का है सीवेज काजल भी सीधे नदिया से नहीं मिला देना चाहिए। यहाँ पे सीवेज काजल भी सीधे नदिया से नहीं मिला देना चाहिए। जैसे सीवेल कागज आप समझ ही रहे हो, तो डायरेक्ट आप नदिया को नहीं मिला देना चाहिए। जैसे कि बहुत सारा ऐसा चीज है जो डायरेक्ट नदी से मिला देता है और बहुत सारा कचरा हो जाता है। अगला है हमारा कूड़ा कंकड़, जो कूड़ा कचरा होता है, तो कूड़ा कचरा निपटाने के उत्तम प्रबंधन की व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी कि जो नदियां में जो आपके सामने दिख रहा है, ये इस तरह से कूड़ा कचरा लोग फेंक देता है और एक लगा इकट्ठा हो जाता है, इसको निपटाने का उत्तम प्रबंधन होना चाहिए। ठीक है ना, देख सकते हो ये पूरी तरह से कचरा लगा हुआ है नदी में, इसमें कौन जाएगा बताओ। तो ही कहा गया कूड़ा कंकड़ या कूड़ा जो कंकड़ होता है, कूड़ा कंकड़ निपटाने की उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि यह सीधे जल स्रोत से ना मिल सके। यानी कि अगर जो हमारे, क्योंकि नदी में तो ऐसे, नदी में जो होता है वो में कचरा नहीं होता है, लोग नाला के माध्यम से, नहर के माध्यम से उसको पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो उसको पहले छान लेना चाहिए, कूड़ा कटकट हटा लेना चाहिए, फिर उसके पानी को नदी में प्रवाह करना चाहिए, ठीक है ना। चौथा पॉइंट है, गांव में शौचालय के उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। गांव में शौचालय का उत्तम व्यवस्था होना चाहिए, ताकि लोग खुले में क्या करना बंद करे, शौच करना बंद करे। लेकिन एक हमको आया खुले में हगना बंद करो। अरे हाँ, माफ करना मेरे दोस्त। अरे एक नारा है, मतलब शौच करना बंद करो, ठीक है ना। तो गांव में तो यहाँ पे शौचालय की उत्तम व्यवस्था करनी चाहिए, तथा यह प्रधान यह प्रधान होना चाहिए कि गांव तथा शहर के लोग जल स्रोत से समीप यहाँ पे मल त्याग ना करे। मल मतलब देख रहा, नदी के किनारे, नहर के किनारे, पोखरा के किनारे जाकर लोग 2 नंबर जाके कर देता है। मतलब नजर हटे नहीं, तारे दुर्घटना घटे ऐसे देखेगा, जाएगा जो नदी के अगल बगल में, ठीक है, ऐसे देखेगा पहले कोई नहीं है, बट शर्ट सिम बैठेगा उठ जाएगा। अरे मतलब इतना जल्दी वो अपने आप को संन्यास करके एकदम स्वतंत्र हो जाता है। जैसे कि उतना देर में तो आदमी होता नहीं है, जैसे अकचका आदमी उठता है उतना देर में तो लड़कियां भी धोखा नहीं देती है, चट मंगनी पट ब्याह वाला भी नहीं होता है। तो याद रखना, गांव में शौचालय की उत्तम व्यवस्था करनी चाहिए,
ताकि जो गांव के लोग हैं और या शहर के लोग हैं वह नदी के किनारे, पोखर के किनारे, जलाशय के किनारे मल मूत्र का त्याग ना करें। ये 4 पॉइंट है जो आप जल को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। अगर आपके अंदर भी अगर कुछ पॉइंट और है इसके अलावा तो उसको भी ऐड कर सकते हैं, इसमें से हटा सकते हैं कि जल को बचाव कैसे कर सकते हैं, जल को प्रदूषण होने से बचा कैसे सकते हैं। देखिए जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, तो यहाँ पे जल प्रदूषण की बात की जा रही है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा और सभी कोई फटाफट पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यह मुंबई शहर का ताज होटल के बगल का पिक है, यह हावड़ा ब्रिज का पिक है। अब यानी कि मुंबई और कोलकाता की बात होने वाला है अभी। ठीक है ना, तो याद रखने क्वेश्चन, भारत में 4 वृहद उद्योगों का औद्योगिक क्षेत्र का नाम लिखिए। वृहद मतलब सबसे बड़ा। भारत के 4, क्या कहा, भारत के 4 वृहित, क्या है, वृहित उद्योगों क्षेत्र का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन भी 2012 के 13 के एग्जाम पूछा गया। सबसे पहले मुंबई, पुणे, सोलापुर प्रदेश, मुंबई, पुणे, सोलापुर प्रदेश उद्योग क्षेत्र है। उसके बाद यहाँ पे कोलकाता, हुगली प्रदेश, क्योंकि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है कोलकाता, तो हुगली प्रदेश। चौथा है, तीसरा का है बेंगलोर, चेन्नई उद्योग प्रदेश। बेंगलोर, चेन्नई में बहुत बड़े बड़े उद्योग है, उद्योग प्रदेश। उसके बाद अहमदाबाद, जो गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद और यहाँ पे बड़ोदरा प्रदेश, अहमदाबाद एवं बड़ोदरा प्रदेश। यह इसके लिए भारत के 4 बृहदी, क्या है, बृहद औद्योगिक क्षेत्र का नाम है। तो बृहद औद्योगिक क्षेत्र का नाम क्या है, इसमें बिहार तो दूर दूर तक नहीं हो सकता। मुंबई होगा, कोलकाता हो गया, बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, अहमदाबाद हो गया, ये सब बहुत बड़े बड़े उद्योगों का क्षेत्र है। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। सबसे इजी क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये मुंबई है हमारे, ये हमारे कोलकाता है। ठीक है ना, कोलकाता किसके लिए जाना जाता है, हावड़ा ब्रिज के लिए लोग जानता है। हुगली नदी किनारे बसा हुआ बहुत बड़े 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 फैक्ट्रिया है। साथ में आपको मुंबई तो पता ही है, ठीक है ना, फिल्म सिटी के लिए ज्यादा लोग जानता है मुंबई। अगले क्वेश्चन देखो, अगला हम बातें हैं, स्मॉग क्या है। कुआं जानते हैं, कुआं ठंडा के दिन में खूब कुआं पड़ता है ना, तो कुआं क्या है, कुआं कैसे फैलता है। तो स्मॉग एक प्रकार का प्रदूषण है। कैसे फैलता है, जब कारखाने से धुआं निकलता है तो उसमें बहुत सारा दूषित धुआं होता है और वह वायु में मिलकर वो कुआं के रूप में फैल जाता है। तो चलो देखते हैं। स्मॉग को हिंदी में धुआं या यहाँ पे कोहरा कहते हैं। कोहरा नहीं, कोहरा खाने वाला सब्जी की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे कोहरा मतलब कुआं। ठीक है ना, इतिहास में कहा, यहाँ पे स्मॉग को हिंदी में धुआं या कोहरा कहते हैं, जो वायु प्रदूषण की एक व्यवस्था है, जो वायु प्रदूषण फैलाता है। तो स्मॉग क्या एक प्रकार का कोहरा है, कुआं है, जो वायु प्रदूषण का एक व्यवस्था है। गाड़ियों और उद्योगों कारखानों से निकलने वाला, यानी कि गाड़ी से निकलने वाला, देखो उद्योग से निकल रहा है धुआं आपके सामने, ये उद्योग से धुआं निकल रहा है, बड़े बड़े कारखाने से ये धुआं निकल रहा है। तो ये कहा गया है, गाड़ियों और उद्योगों के, यानी कि औद्योगिक जो होता है, गाड़ियों और कारखाने उद्योगों से निकलने, यानी कि निकले धुआं में उपस्थित क्या रहता है, उपस्थित राख, गंध तथा अन्य हानिकारक रसायन जब कारखाने के संपर्क में आते हैं, जब क्या होगा यहाँ पे, सॉरी, कोहरे के संपर्क में आते हैं, कारखाने कोहरे के संपर्क में आते हैं, तब धुआं के रूप में वायु प्रदूषण आप जनित बीमारियों का आप कारण बन सकते हैं। याद रखें मैं दोस्त, डिफिनीशन जो कहा गया उसी पर मैं कुछ टिप्पणी रखना चाहता हूं। स्मग क्या है, तो अपने तरीके से लिखना। स्मग का हिंदी अर्थ होता है धुआं या कोहरा, धुआं या कोहरा। ठीक है ना, उसके बाद वायु प्रदूषण का यह उत्तम व्यवस्था है, और वायु प्रदूषण का एक क्या है, व्यवस्था है। यह वायु प्रदूषण का एक प्रमुख घटक है। ठीक है ना, गाड़ियों और औद्योगिक कारखाने से निकलने वाले धुआं कोहरे से मिलकर वायु प्रदूषण फैलाता है। क्या कहा, कोहरे से मिलकर, चाहे इस प्रकार से गाड़ी और औद्योगिक के कारखाने से निकलने वाला धुआं में उपस्थित क्या रहता है, राख, गंध और अन्य हानिकारक रसायन उपस्थित होते हैं, जो कोहरे से मिलकर या कोहरे के संपर्क में आता है, तब धुआं के रूप में वायु प्रदूषण जनित होता है। और धुआं के रूप में वायु प्रदूषण जनित होता है
और इससे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। ये क्वेश्चन 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। जो आपके सामने दिख रहा है, यह जो धुआं निकलता है तो कोहरा में के साथ मिल जाएगा और बेसिकली बहुत प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करने में मदद करेगा लोग को, कि भाई बीमारी कम हो तो रहा तो वो उत्पन्न कर लाएगा। अगला क्वेश्चन है पृष्ठ प्रवेश क्या है। ये क्वेश्चन 2015-2024 के एग्जाम में पूछा गया था। 2015 में भी 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे पृष्ठ प्रवेश क्या है। पृष्ठ प्रवेश होता है क्या, समझिए। देखो, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे कृषि करना संभव नहीं होता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, बंजर क्षेत्र। उस पर हम क्या करते हैं, हम लोग आज के तकनीकी के माध्यम से उसको हम उद्योग मतलब उसको कृषि युक्त जमीन को बदलते हैं। तो कृषि युक्त जमीन यानी कि पहाड़ी या पठारी क्षेत्र को कृषि क्षेत्र बनाने की प्रक्रिया को पृष्ठ प्रवेशन कहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, वह भूमि जो प्रचालित औद्योगिक की मदद से, किसके मदद से, तो प्रचालित औद्योगिक के मदद से कृषि योग्य बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, कृषि योग्य। यानी कि पहले जो था वो कृषि योग्य नहीं था। जैसे देखो, यह फैक्ट्री लगा हुआ, बगल बगल में पहाड़ है, फिर उसको क्या किया, मशीनों के माध्यम से, अब किसके माध्यम से, प्रचालित औद्योगिक के मदद से यह अब इसके लिए कृषि योग्य बनाया गया। देख सकते हो, कृषि योग्य बनाया गया है। इससे आप लोग कृषि खेती कर सकते हैं। तो समझा, वह भूमि जो यहाँ पे प्रचालित औद्योगिक की मदद से कृषि योग्य बनाई जाती है उसे हम पृष्ठ प्रवेशन कहते हैं। जैसे कि बंजर बंजर पहाड़ी, यहाँ पे भूभाग आदि, बंजर पहाड़ी भूभाग आदि जो है वो इसके लिए क्या, पृष्ठ प्रवेशन है। और जब उसको हम पहाड़ी पठारी, और इसको जब हम क्या करेंगे, औद्योगिक प्रचलित औद्योगिक के मदद से कृषि योग्य बना देंगे, तहाँ पे खेती कर सकता है लोग, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग पृष्ठ प्रवेशन कहेंगे। और ये क्वेश्चन 15/2024 के एग्जाम में पूछा गया है। आपके सामने फिगर दिख रहा है। और इतने अच्छे और इतने सटीक डिफिनेशन के साथ शिक्षा सेतु बाई कुंदन सर ही पढ़ाएंगे। याद रखना मेरे दोस्त, और सबका नोट्स रेडी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का लेने के प्रयास करना। अगले क्वेश्चन है कि भारतीय रेल की किन्हीं दो प्रमुख समस्याओं का वर्णन करें। यानी कि भारतीय रेल का दो प्रमुख समस्या कौन कौन सी है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलो देखते हैं। तो भारतीय रेल की दो समस्याएं निम्नलिखित है। तो सबसे पहली समस्या क्या है, राजनीतिक दबाव के कारण, राजनीतिक दबाव के कारण भारतीय रेल का आर्थिक योजना को यहाँ पे विकसित करना पड़ता है। ठीक है ना मेरे दोस्त, यहाँ पे सबसे पहला कारण क्या है, राजनीतिक दबाव के कारण भारतीय रेल का आर्थिक आर्थिक योजना को विकसित करना पड़ता है। किसके कारण, राजनीतिक दबाव के कारण। तो उसमें राजनीतिक दबाव नहीं होनी चाहिए। तो राजनीतिक दबाव के कारण भारतीय रेल का आर्थिक योजना को विकसित करना पड़ता है, सबसे पहला कारण। दूसरा का कारण तो सबसे बड़ी कारण है, देखो क्या है, भारतीय रेलवे सबसे यहाँ पे ज्यादा मात्रा में डीजल का उपयोग करता है। देखो, भारतीय रेलवे जो है सबसे अधिक मात्रा में क्या करता है, डीजल का उपयोग करता है। जिससे क्या होता है, आम लोगों के डीजल के लिए डीजल की कीमत में बढ़ोतरी होती है, जिससे आम लोगों की जिंदगी में इससे कठिनाइयां आती है। आप ही समझिए, डीजल जब यही सब ट्रेन में चल जाएगा, आप ट्रेन देख सकते हो। और बल्कि समस्या तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ट्रेन दुर्घटना हो रहा है, ठीक है ना, सबसे बड़ी समस्या हो रही है। लेकिन दो समस्या लिखा है, तो दो समस्या आप बता रहा हूँ। अगर इससे ज्यादा अगर आपको याद है इसके अलावा तो आराम से लिख सकते हो। तो पहली समस्या है कि राजनीतिक दबाव के कारण भारतीय रेलवे को आर्थिक योजना को विकसित करना पड़ता है। दूसरा का क्या है, सबसे बड़ी समस्या जो दूसरा का है कि भारतीय रेलवे में सबसे ज्यादा डीजल का उपयोग होता है। आर्थिक उतार चढ़ाव के कारण डीजल के मूल्य में वृद्धि की जाती है। और आर्थिक यहाँ पे उतार चढ़ाव के कारण क्या होता है, डीजल की मूल्य जो कीमत होती है उसमें क्या होती है, वृद्धि की जाती है। जिसके कारण वित्तीय स्रोत पर उल्टा असर पड़ता है। जिससे वित्तीय स्रोत, जिससे जो आम जनता के लोग हैं, आम जनता है, उस पर आप पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। अभी बताइए, जब डीजल महंगा हो जाएगा, किसकी वजह से महंगा हुआ, ट्रेन की वजह से। आम जनता की इसमें क्या गलती है, क्योंकि ट्रेन जो होता है भारतीय रेलवे, इसमें सबसे ज्यादा डीजल का उपयोग होता है। तो ये कहा गया, भारतीय रेलवे में सबसे ज्यादा डीजल का उपयोग होता है।
आर्थिक उतार चढ़ाव के कारण इसके मूल्य में बढ़ोतरी की जाती है, जिसके कारण वित्तीय स्रोत पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। जो आम जनता के लोग हैं उस पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। तो इसकी दो प्रमुख कार्य है। तीसरा का कुछ भी लिख सकते हैं, कार दुर्घटना है या अयोग्य व्यक्ति को ड्राइवर लोको पायलट बना देना, जिससे कार दुर्घटना हो जाता है। बहुत सारा आपने समस्याओं का लिख सकते हैं कि लोकल ट्रेन का उत्तम प्रबंधन नहीं होना आपको, या आप ये भी कर सकते हैं कि पटरियों को अच्छे तरीका से व्यवस्था ना होना, जिससे कार दुर्घटना होना, मतलब सॉरी कार रेल दुर्घटना होना। मतलब अपने तरीका से एक दो और इसमें ऐड कर सकते हैं चाहे तो आप, अन्यथा सेम टू सेम उतारिए। अगला आपने देख रहा होगा ये चीनी मिल है, ये इस्पात यानी कि लोहा उद्योग है। यह आपका हाथी दिख रहा है, हाथी के दांत, यानी कि हम तीन चीज करेंगे। एक चीनी उद्योग के बात करेंगे, एक आपका लोहा उद्योग की बात करेंगे, दूसरा का आप हाथी के दांत उद्योग की बात करेंगे। इसका भी एक उद्योग चल गया है, दांती के हाथ काट कर बेचना। ठीक है ना। चलिए, कच्चे माल पर आधार यानी कि कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकृत करें। यह क्वेश्चन देखो 2012, 2008, 15, 2020 के एग्जाम पूछा गया। 2008 सॉरी 2018 होना चाहिए, तो 2012, 15, 18, 2020 के एग्जाम पूछा गया। इतना इंपॉर्टेंट है। कौन क्या है मतलब उस क्वेश्चन का, कच्चे माल पर आधारित। यह कच्चे माल जिससे कच्चा, जैसे गन्ना क्या है, गन्ना कच्चा माल है, गन्ना कच्चा माल है। साथ में यहाँ पे खनिज उद्योग जैसे कि लोहा इस्पात एल्युमिनियम, ये सब कच्चा माल से प्राप्त होता है। साथ में देखो, तो सबसे पहले हम पॉइंट देखते हैं, कृषि पर आधारित उद्योग, यानी कि कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का उल्लेख करना है। तो सबसे पहले कृषि पर आधारित, यानी कि जो हमारा कृषि होता है उस पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। तो चीनी उद्योग, चाय उद्योग, मसाला तेल उद्योग आदि, ये हमारे कृषि पर आधारित उद्योग है। दूसरा का खनिज उद्योग, इसमें लोहा इस्पात एल्युमिनियम तांबा आदि ये उद्योग हो गए। अगले पशु आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग जैसे हाथी दांत चमड़ा तथा ऊन उद्योग, ये सब क्या है, पशु आधारित उद्योग है। तो ये क्वेश्चन कहा गया सिंपल है, कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का क्या वर्गीकृत करना है। तो पहले आप यह लिख सकते हो, कृषि पर आधारित उद्योग जिसमें आप चीनी उद्योग चीनी उद्योग कर सकते हो, अचार उद्योग कर सकते हो, चाय उद्योग कर सकते हो, तेल उद्योग कर सकते हो, कृषि आधारित उद्योग है। यहाँ पे खनिज उद्योग, कोयला उद्योग कर सकते हो, इस्पात उद्योग, तांबा उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग ये कर सकते हैं। पशु आधारित उद्योग में जो आप पशु की बात करिए, ये कर सकते हो हाथी दांत चमड़ा तथा आप ऊन उद्योग, ये हमारे क्या है, पशु आधारित उद्योग है। ठीक है ना। ये कुछ उद्योग है जो अपने तरीका से आपको लिखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके कह रहा है कि जमशेदपुर एवं यहाँ पे पुणे शहर में यहाँ पे महत्वपूर्ण का उल्लेख करें, यहाँ पे महत्व का उल्लेख करें। मेरे दोस्त याद रखना, जमशेदपुर टाटा आपने सुना होगा। जमशेदपुर आपने जो झारखंड में जमशेदपुर है, जमशेदपुर में क्या है, लौह इस्पात उद्योग है। उसी तरह पुणे में भी क्या है, लौह इस्पात उद्योग है। याद रखना, जमशेदपुर और पुणे दोनों क्या है, औद्योगिक प्रदेश है, मतलब उद्योगों का प्रदेश है, जहां लोहा के बहुत बड़े कारखाने हैं। तो याद रखना, क्या है, लोहा के बहुत बड़े कारखाने हैं, लोहे के पिघलाकर लोहे बनाए जाते हैं। तो सिंपल है कि जमशेदपुर और पुणे दोनों क्या है, औद्योगिक प्रदेश है, जहां पे लोहा के बहुत बड़े कारखाना है। सबसे इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 15 के एग्जाम में पूछा गया, सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन है कि कोको के बारे में आप क्या जानते हैं। कोको क्या एक प्रकार का, देखिए कोको जो होता है पौधे होते हैं, और वह पौधे को देखो, ये पौधा का बीज है, और पौधा जो होता है उस पौधा से बीज बनता है। ऐसे हरियर हरियर बीज होगा, उसको तोड़िएगा तो ऐसे निकलेगा। ठीक है ना। और इसको तोड़कर फिर पीस कर चॉकलेट बनाया जाता है। अब देखो बीजा बिया निकलता है, इस बीवा को यहाँ पे डेयरी मिल्क ठहरी मिल्क कभी कभी खाते हो ना, चॉकलेट बनाया जाता है, उसी को कोको कहा जाता है। तो क्या कोको एक प्रकार का पौधा है। याद रखना, कोको एक प्रकार का पौधा का निर्मित पदार्थ है। कोको पौधे निर्मित पदार्थ है, जो क्या है, यहाँ पे चॉकलेट जैसे पदार्थ में उपयोग होते हैं। यह पौधे के बीज बीज से तैयार किए जाते हैं। पौधा का जो बिया होता है ना, बीज, ये बीज दिख रहा है, पौधे के जो बीज व्हाइट वाला दिख रहा है, ये बीज दिख रहा है। तो पौधे के बीज से तैयार की जाती है। कोको का उपयोग दवा बनाने में भी की जाती है। तो याद रखना, कोको क्या एक प्रकार का पौधा है,
पौधा है जो चॉकलेट जैसे पदार्थ का निर्माण करता है। यह पौधे के बीज से तैयार की जाती है तथा कोको का उपयोग हम दवा बनाने में भी कर सकते हैं। पॉइंट वाइज लिखना है तो पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। कोको क्या है? कोको एक प्रकार का पौधा है जो चॉकलेट जैसे पदार्थ का निर्माण करता है। यह उपयोग होता है, चॉकलेट जैसा पदार्थ बनाने में उपयोग होता है। थर्ड पॉइंट कर सकते हैं, थर्ड पॉइंट में यह पौधे के बीज से तैयार किया जाता है। फोर्थ पॉइंट में कह सकते हैं कोको का उपयोग दवा बनाने में भी की जाती है। तो ये बेसिकली कोको क्या है, ये क्वेश्चन 2016 के एग्जाम पूछा गया है। इस तरह से हर साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे मित्र याद रखना, टोटल आपको 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो आपको लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर होगा, जिससे आराम से 10 क्वेश्चन क्लियर कर पाओगे। यह 60 लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर कैसे ले सकते हो? 400 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, 20 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे। यह तो केवल ज्योग्राफी हुआ। आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा। जिसको भी जो सब्जेक्ट है, चाहे होम साइंस है वो भी मिल जाएगा, साइकोलॉजी वो भी मिल जाएगा। जिसको जो सब्जेक्ट चाहिए मिल जाएगा। नंबर दिखाया गया है, कांटेक्ट करना। ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स रेडी किया गया है, आपके लिए मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा। अच्छे तरीका से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।